ज्ञान सुधा सक्सेस साथी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं जैम केमिस्ट्री के एमसीक्यूज जो कि टेस्ट से संबंधित हैं। वो टेस्ट जो हम लैब में करते हैं उनके ऊपर भी जैम में क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले कि हम अपना पहला क्वेश्चन आज का करें, याद कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हेलोजन, नाइट्रोजन और सल्फर कार्बन से कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा बंधे हुए होते हैं। और ये पता करने के लिए हम तत्व परीक्षण या एलिमेंट डिटेक्शन करते हैं और इसलिए हम हेलोजन, नाइट्रोजन और सल्फर को हम उनके आयोनिक रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। और जिस टेस्ट के द्वारा इसको करते हैं उसे कहते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट या लेसानेज एक्सट्रैक्ट टेस्ट। तो इस टेस्ट के द्वारा हम जो नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन की पहचान ऑर्गेनिक कंपाउंड में कर सकते हैं। और जो नाइट्रोजन है उसे फेरस सल्फेट के द्वारा कंफर्म किया जाता है। और इस टेस्ट को हम तब करते हैं जब कंपाउंड को हम सोडियम के साथ बहुत तीव्रता या स्ट्रॉन्ग हीटिंग के साथ करते हैं और सारे जो कंपाउंड एलिमेंट्स हैं जैसे हेलोजन, नाइट्रोजन या सल्फर, ये सोडियम सॉल्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। नाइट्रोजन का और सल्फर का कार्बन से बॉन्डेड होना इसमें ज़रूरी है। तो इन बातों का हम ध्यान में रखते हैं। देखिए, फेरस सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं क्षारीय माध्यम में या सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। और ये जो नाइट्रोजन है वो CN के रूप में यहाँ पर सोडियम साइनाइड के रूप में आया है। और ये नाइट्रोजन और कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन और नाइट्रोजन से आए हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन ऑलरेडी होता है, नाइट्रोजन अगर उससे बंधा हुआ हो तो हमें इस तरह से सोडियम सॉल्ट साइनोसॉल्ट में वो कन्वर्ट हो जाता है। और फेरस सल्फेट के द्वारा हम उसे सोडियम फेरोसाइनाइड में परिवर्तित करते हैं, जो अल्टीमेटली फेरिक क्लोराइड के प्रेजेंस में हमको प्रशियन ब्लू कलर या फेरिक फेरोसाइनाइड की वजह से, इस कॉम्प्लेक्स के बनने की वजह से देता है। कुल मिलाकर अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन है तो ये सॉल्ट बनेगा और फेरस सल्फेट के प्रेजेंस में और फेरिक क्लोराइड के प्रेजेंस में वो प्रशियन ब्लू कलर देगा, ये हमें मालूम है। पहला क्वेश्चन करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर बोथ नाइट्रोजन एंड हेलोजन विद इट्स लेसानेज एक्सट्रैक्ट। तो ये हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा वो कंपाउंड है जो नाइट्रोजन और हेलोजन दोनों के टेस्ट दे सकता है। अगर हम इन चारों को देखें तो हम देखेंगे कि इसमें इसमें और इसमें कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं है, और जो कि बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन का सोडियम साइनाइड फॉर्मेशन होता है उसके लिए, और उसी से हमें, जैसा कि हमने देखा, प्रशन ब्लू कलर हमको मिलता है। तो ये जो तीनों हैं वो नहीं इसलिए नहीं देंगे क्योंकि इनमें CN बॉन्ड नहीं है। जबकि जो A ऑप्शन है उसमें नाइट्रोजन इज बॉन्डेड टू कार्बन, कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड बना हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड, इस वजह से ये नाइट्रोजन का टेस्ट भी देगा। यहाँ क्लोरो जो है वो आयनिक फॉर्म में ऑलरेडी है, तो हेलोजन का टेस्ट भी ये देगा। तो हमारा ऑप्शन जो है वो आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर A है। और बाकी इसलिए नहीं है B, C और D क्योंकि उनमें कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसलिए वो लेसानिस टेस्ट नाइट्रोजन का नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले याद कर लेते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो एसिड के साथ, अम्ल के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये सोडियम बाइकार्बोनेट का बाइकार्बोनेट आयन है, एसिड के प्रेजेंस में ये CO2 निष्कासित करता है। ठीक उसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं, जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, उसके साथ भी सोडियम बाइकार्बोनेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड देता है। और ये एक टेस्ट है हम जो लैब में करते हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने तत्व परीक्षण का किया था, और ये वाला जो टेस्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन के साथ उसको रिएक्ट करवाया जाता है। बुलबुले निकलते हैं या एफरवेसेंस निकलते हैं, जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह उपस्थित है। The compounds that react with aqueous
aqueous sodium bicarbonate to release carbon dioxide R। तो हमसे ये पूछा गया कि एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन हमने यूज़ किया और इनमें से कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो कि CO2 इसमें से निकल सकता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जिसमें H+ आयन बन सकता है, अम्ल है। तो हम इसमें से जो अगर हम देखें इन चारों ऑप्शंस में से, तो हम देखेंगे कि फ़िनॉल इस टेस्ट को नहीं देता, हमें मालूम है। और यहाँ देखिए अल्कोहलिक फ़ंक्शन है, ये अल्कोहलिक फ़ंक्शन है, ये इनॉल है, लेकिन ये उस कदर ऐसा नहीं है कि इसमें से H+ आयन इसमें से निकल सके। तो जो इसका आंसर है 2 and 3 है। किस प्रकार से है आइए उसको देख लेते हैं। क्योंकि ये जो NH है ये C++ O और C++ O से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स को पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन अपनी ओर खींचता है, क्योंकि कार्बन की तुलना में वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिससे यहाँ पर इस कार्बन पर डेल्टा+ आ जाता है चार्ज, और वो फर्दर नाइट्रोजन के लोन पेयर को अपनी ओर खींचता है, जिससे ये जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो लूज़ हो जाता है, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स फिर शिफ्ट हो जाते हैं और नाइट्रोजन के ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज। नाइट्रोजन अपने प्लस चार्ज से निजात पाने के लिए H+ का निष्कासन करता है। अब देखिए यहाँ पर 2 C++ O ग्रुप्स हैं, इसीलिए जो ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो काफ़ी लूज़ हो जाता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो यहाँ पर और यहाँ पर खिसक जाते हैं, और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर खिसक जाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की ज़्यादा है, इसलिए कुल मिला के ये जो हाइड्रोजन है वो तो एसिडिक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमें ऑप्शन वो ढूंढना पड़ेगा जिसमें 3 है। तो 3A और C में है, B और D में नहीं है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब 1 और 3 एंड 2 एंड 3 में से अगर हम चुनें तो हम ये पाएंगे कि इसके H+ के निकलने के बाद जो माइनस चार्ज यहाँ पर आएगा वो बहुत अच्छी तरह से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से ये दोनों है। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन C है, दैट इज़ 2 and 3। जबकि जो फिनोलिक आयन है वो उतनी आसानी से इस कार्बोक्सिलिक एसिड सॉरी इस सोडियम बाइकार्बोनेट वाला टेस्ट जिसमें CO2 निकलता है उसको नहीं देता, क्योंकि फिनॉल उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है कि वो सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे वीक बेस के साथ वो CO2 रिलीज़ करे। तो ये देख लेते हैं हम। देखिए ये जो पहला नंबर 2 वाला कंपाउंड था और नंबर 3 वाला कंपाउंड है, जैसा कि आप देख सकते हैं 2 and 3। तो इसमें से अगर अगर ये एसिड है तो वाटर के प्रेजेंस में आयनाइजेशन होगा, H+ निकलेगा, और आप देख सकते हैं कि यहाँ माइनस और माइनस है और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके बन रहे हैं। और ये देखिए ये जो आयंस हैं, माइनस आयन है, माइनस चार्ज है, वो इस वलय में डिलोकलाइज है। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि जो ये जो रिंग बन रहा है वो स्टेबल इसलिए भी है क्योंकि यह 4n+2 जो हकल्स रूल है उसके अनुसार इसके वलय में रिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर वो कॉन्जुगेटेड साइक्लिक प्लानर और कॉन्जुगेटेड हैं, और ये जो एरोमेटिकता को भी इसको फॉलो कर रहे हैं, और अनुनाद भी इसमें हो रहा है, इसलिए ये जो आयन है वो दोनों स्टेबल हैं। इस दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं जो H+ इसमें से निकल के आया है, निकल गया है, उसके फलस्वरूप ये डायन बना है, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए H+ यानी 2H+ इसमें से जो निकले हैं उसका निकलना आसान हो जाता है, क्योंकि जो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस है वो अनुनाद के द्वारा और एरोमेटिकता के द्वारा स्थायी है। दूसरा हमने ये वाला स्ट्रक्चर देखा था, वो ऑप्शन नंबर 3 था, और इसमें हम देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, और जो आयन यहाँ पर भी जो आयन बना है N-
वो इस तरह से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और आगे इसकी और भी संरचनाएं बन सकती हैं। कुल मिला के ये जो कॉन्जुगेट बेस है और ये कॉन्जुगेट बेस है जो इन अम्ल से बने हैं, ये कॉन्जुगेट बेस जो है रेजोनेंस के द्वारा स्थायी है, इसीलिए इसमें से H+ का निष्कासन आसान होगा, हाइड्रोजन आराम से निकल सकता है। और हाइड्रोजन अगर आराम से निकल सकता है तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ एफरवेसेंस या CO2 देगा। तो हमारा जो ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 2 और 3 वाला, ये हमारा करेक्ट आंसर है जो कि हमने यहाँ पर आपको समझाया है। इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करने से पहले याद कर लेते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स, यानी टाइट्रेशन में एसिड और बेस के टाइट्रेशन में जो सूचक हम इस्तेमाल करते हैं, वो सूचक जो हैं वो एसिड मीडियम और बेसिक मीडियम में अलग अलग आयनाइजेशन या आयन के रूप में रहते हैं। से फॉर एग्जांपल कि अगर एसिड में कोई कलर है ए और बेस में उसका कलर है दूसरा कलर बी, तो उसका जो रूप है एसिड में और उसका जो रूप है बेस में वो एक दूसरे से अलग होगा। यहाँ पर जो इंडिकेटर है देखिए एक्वस मीडियम में एसिडिक रूप में है ये, और जो उसका आयनाइजेशन होगा उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा ये, तो इस हालत में वो अलग कलर देगा और इस हालत में अलग कलर देगा। ये जो इंडिकेटर्स हैं ये यूजुअली वीक एसिड या वीक बेस होते हैं और पानी में डिज़ोल्व होने पर वो आयंस बनाते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। तो ये इंडिकेटर्स जो हैं उसका मतलब एसिड माध्यम में अलग रूप में रहते हैं, ये आयन इंडिकेटर है, और H यानी प्रोटोनेटेड फॉर्म में है, और बेसिक मीडियम में वो उसका आयनाइजेशन अगर हो जाता है, बेस मीडियम में प्रोटॉन हट जाता है तो वो दूसरे रूप में होता है। दोनों अवस्थाओं में उसका जो कलर होता है वो अलग होता है। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कर रहे हैं और फिनोफ्थलीन को इंडिकेटर में ले रहे हैं, तो फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज ये दो इंडिकेटर्स है जिसका यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। तो हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जब टाइट्रेशन किया जाता है तो इक्विवेलेंट पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 7 के आसपास आता है। और अगर फिनोफ्थलीन को इसमें चुना जाए तो फिनोफ्थलीन इसमें इसलिए चुना जाता है क्योंकि इसके जो pH रेंज है 8.3 से लेकर 10 के बीच में वो कलर चेंज करता है। और इस टाइट्रेशन में ये हालांकि उस रेंज के अंदर नहीं आता है, लेकिन फिर भी मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन को अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें हम फिनोफ्थलीन को यूज़ ले सकते हैं। केवल एक बूंद अगर ज़्यादा बेस हो जाए तो कलर ये पिंक आ जाएगा बेसिक मीडियम में, अगर हम एसिड और बेस का टाइट्रेशन कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। दूसरा टाइट्रेशन है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जो इक्विवेलेंट पॉइंट है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 7 से नीचे इक्विवेलेंस पॉइंट आता है इस टाइट्रेशन में। और ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि ये जो 7 से नीचे पॉइंट आ रहा है इक्विवेलेंस पॉइंट, वो मेथिल ऑरेंज के कलर चेंज से जो है उसके करीब है, ना कि फिनोफ्थलीन के। तो इसमें जो कलर चेंज आएगा pH चेंज के साथ, अगर एसिड हमने इस्तेमाल किया है, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर अंत में यूज़ किया है, ब्यूरेट में से डाला है, तो येलो से लेकर ऑरेंज में ये इसका टाइट्रेशन एंड पॉइंट आएगा। इसका रिवर्स ये आएगा तब जब हम ब्यूरेट में से अगर हम बेस डाल रहे हैं तो येलो हो जाएगा कलर एंड पॉइंट पे। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में देखिए यहाँ पर जो इक्विवेलेंस पॉइंट है वो 7 से नीचे है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ किया है। और कलर चेंज जो फिनोफ्थलीन का है वो 8 और 10 के बीच में है। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंस पॉइंट है वो मेथिल ऑरेंज के पास है, ना कि फिनोफ्थलीन के पास। इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के टाइट्रेशन में फिनोफ्थलीन को इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का अगर टाइट्रेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं तो आप देखेंगे जो इक्विवेलेंस पॉइंट है वो अप्रॉक्सीमेटली 7 के रेंज में आता है। 7 और वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस
7 के ऊपर वाला जो रेंज है फिनॉक्सिलिन के रेंज में आता है। ये देखिए, अगर ये 7 है, 8, 9, 10, तो 8 से लेके 10 के रेंज में आ रहा है ये। और ऐसे में फिनॉक्सिलिन को यूज़ करना एकदम परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ में आ रहा है और इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो 7 से ऊपर 8 या 9 के आसपास है, जो कि फिनॉक्सिलिन के कलर चेंज का रेंज है। नेक्स्ट है वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो 7 पर है। और ऐसे में हम या तो फिनॉक्सिलिन को यूज़ करें या फिर मेथिल ऑरेंज को यूज़ करें, दोनों लगभग एक जैसा ही रिज़ल्ट देंगे। तो इन सभी जो टाइट्रेशन को आप याद रखिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है फिनॉक्सिलिन के ऊपर बेस्ड है, मेथिल ऑरेंज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आपके आ सकता है। यहाँ याद कर लेते हैं कुछ जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या टाइट्रेंट्स हैं। वीक एसिड कौन कौन से होते हैं, ये देखिए। ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, एमोनिया, ये सारे वीक रिएजेंट्स हैं। इसमें से एमोनियम हाइड्रोक्साइड और पिरिडीन जो है वो वीक बेस हैं। और फास्फोरिक एसिड से लेकर हाइड्रोजन फ्लोराइड तक ये वीक एसिड हैं। ये हमें याद रखना है, ये हैं वीक बेस और ये हैं वीक एसिड, क्योंकि हम एसिड बेस टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो ये लिस्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड्स की, और जिसमें आप देख सकते हैं HCl शामिल है। और ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं जो जिसमें कि आप देख सकते हैं NaOH और KOH इसके अंदर शामिल हैं। याद कर लेते हैं एक बार फिर कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जो टाइट्रेशन है, उसके लिए फिनॉक्सिलिन जो है इसलिए सूटेबल नहीं है क्योंकि जो इक्विवेलेंस पॉइंट है वो 7 से काफ़ी नीचे है, क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल किया हुआ है। और यहाँ पर ऐसी स्थिति में फिनॉक्सिलिन इंडिकेटर नहीं, मेथिल ऑरेंज होगा। एक चीज़ और आप देख लें कि देखिए, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उनके एकदम बीच में 7 के आसपास इक्विवेलेंट पॉइंट आता है। और यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लिया, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से इक्विवेलेंस पॉइंट 7 से नीचे, 7 pH से नीचे आता है। यहाँ हमने स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल किया है, तो 7 pH से ऊपर हमारा pH इक्विवेलेंस पॉइंट आता है। यहाँ पर हमने वीक एसिड वीक बेस यूज़ किया है, तो वो फिर दोबारा 7 पे आता है। कुल मिलाकर अगर स्ट्रॉन्ग कोई रिएजेंट लिया हुआ है, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, अगर एसिड है तो 7 से नीचे pH पर इक्विवेलेंस आएगा। अगर बेस लिया है तो 7 से ऊपर इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। ये हमें ध्यान में रखना है। और अगर वीक एसिड और वीक बेस हमने लिया है तो 7 पे आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो भी 7 pH पर इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने ध्यान रख ली हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है, द इंडिकेटर फिनॉक्सिलिन चेंजेस कलर एट pH 9। pH 9 पे फिनॉक्सिलिन का कलर चेंज होता है। दिस इंडिकेटर इज़ नॉट सूटेबल फॉर एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ द एंड पॉइंट इन द टाइट्रेशन ऑफ। तो 9 पे चेंज होता है, सॉरी 9 पे चेंज हो रहा है। तो ये जो इंडिकेटर किसके लिए, इनमें से किसके लिए सूटेबल या ठीक नहीं है। देखिए, 9 पे है तो उसका मतलब है कि ये जो है वो यहाँ पर आप देखें, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, और उसके लिए फिनॉक्सिलिन यूज़ किया जा सकता है, हमने जैसे देखा था। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। जो सूटेबल नहीं है वो है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर काम में लाते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट जो है 7 से काफ़ी नीचे इक्विवेलेंस पॉइंट आता है, क्योंकि ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग एसिड का जब हम इस्तेमाल करते हैं टाइट्रेशन में वीक बेस के तुलना में, तो वो 7 से नीचे पर इक्विवेलेंस पॉइंट आता है, जो कि फिनॉक्सिलिन के लिए सही नहीं है। एक नेक्स्ट हम क्वेश्चन करने से पहले हैलाइड के कुछ टेस्ट को कर लेते हैं, ऑर्गेनिक हैलाइड के।
एक टेस्ट है सोडियम फ्यूजन टेस्ट। इस टेस्ट में ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक सॉल्ट में सोडियम हैलाइड के रूप में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि हमने लसानेज विलियन बनाने में देखा था। और फिर सिल्वर नाइट्रेट से उस पता करते हैं यूज़ करके कि प्रेसिपिटेट बनने पर कि हैलोजन इसके अंदर है नहीं, है या नहीं। तो इस जो सोडियम के साथ फ्यूजन करते हैं लसाने विलियन बनाने के समय, जो हैलोजन का भी टेस्ट उस दौरान हो सकता है, तो उसको कहते हैं सोडियम फ्यूजन टेस्ट फॉर हैलाइड। बेल्स्टीन्स टेस्ट है। इसमें पॉजिटिव टेस्ट तब माना जाता है जब एक हरे रंग का फ्लेम आता है कॉपर हैलाइड बनने के दौरान, और ये भी ऑर्गेनिक हैलाइड को टेस्ट करने का एक तरीका है। इसमें कॉपर वायर इज़ क्लीन, कॉपर वायर को साफ़ किया जाता है बंसन बर्नर फ्लेम में हीट करके, और जिससे कि कॉपर ऑक्साइड उसके ऊपर एक बन जाता है, और इस कॉपर वायर को डिप किया जाता है सैंपल में, और फिर उसके बाद दोबारा हीट किया जाता है, और जिससे हम पाते हैं कि अगर हरे रंग का अगर कोई कलर है तो वो कॉपर हैलाइड उसके अंदर है। तो ये दो टेस्ट हैं, सोडियम फ्यूजन टेस्ट और दूसरा है बेल्स्टीन टेस्ट, जिनके द्वारा हम ऑर्गेनिक हैलाइड का टेस्ट कर सकते हैं। एक और टेस्ट है जिसे इथेनॉलिक सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट कहा जाता है, और ये टेस्ट तब यूज़फुल है व्हेन रन अलोंगसाइड विद सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन टेस्ट, especially to distinguish between primary and tertiary alkyl halide। तो ये जो इसमें फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, एक प्रेसिपिटेट बनता है जो ये इंडिकेट करता है कि सेकेंडरी या टर्शरी हैलाइड है या फिर ऐसा एल्काइल हैलाइड है जो कि एक स्टेबल कार्बोकेटायन बना सकता है। इस टेस्ट में हम ये तब पता करते हैं कि अगर हैलाइड है किसी भी, यानी कंपाउंड में CX या आयनिक फॉर्म में हैलाइड है, वो हम कंफर्म कर लेते हैं। लेकिन उसके साथ ही हम इथेनॉलिक सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट को इसलिए करते हैं ताकि पता पड़े वो सेकेंडरी या टर्शरी हैलाइड में से कौन सा या कोई और अल्काइल हैलाइड है कि नहीं, जो कि एक स्टेबल कार्बोकेटायन बना सकता है। यानी ये टेस्ट जो है दूसरे हैलोजन टेस्ट के साथ साथ इसलिए रन कर सकते हैं, इसीलिए किया जाता है ताकि हम पहचान कर सकें कि वह हैलाइड स्टेबल कार्बोकेटायन कार्बोनियम आयन बनाता है या नहीं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि इथेनॉलिक सिल्वर नाइट्रेट के प्रेजेंस में जो अल्किल हैलाइड होता है वो SN1 मैकेनिज्म के द्वारा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाता है, और उसी कारण से इथेनॉलिक सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट का कंफर्मेशन होता है। देखिए, इथेनॉलिक सिल्वर नाइट्रेट में अल्किल हैलाइड का इस्तेमाल किया जा रहा है, सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं, कार्बोकेटायन बनता है, और वो कार्बोकेटायन जो है इसके बनने की वजह से ही ये प्रेसिपिटेट सिल्वर नाइट्रेट के साथ इस हैलोजन और सिल्वर के साथ प्रेसिपिटेट का बनना हो रहा है, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म के द्वारा यहाँ पर एक कार्बोकेटायन बन रहा है। तो ये चीज़ होती है इथेनॉलिक सिल्वर नाइट्रेट में। एक और टेस्ट है जिसे कहते हैं फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट हैलोजन्स के लिए नहीं होता है। फेलिंग टेस्ट जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है, और ये फॉर द डिटेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग और एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के लिए फेलिंग टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। विच केमिकल टेस्ट विल डिस्टिंग्विश द कंपाउंड्स शोन बिलो। हमें पूछा है, ये 4 टेस्ट दिए हुए हैं हमको, और ये 2 कंपाउंड्स हमको दिए हुए हैं, और हमसे पूछा है कि कौन सा टेस्ट इनमें से इन दोनों को अलग अलग पहचान करने में मदद करेगा। हम जैसे ही देखते हैं तो इसमें क्या है, ब्रोमो ग्रुप है, यहाँ पर हैलोजन है, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर Br निकल जाए तो यहाँ पर CH2 प्लस यहाँ पर आयन बनेगा, और अगर यहाँ Br निकल जाए तो इस बेंजीन रिंग पे एक चार्ज आएगा। इन दोनों में अगर हम देखें जो कौन कौन से टेस्ट इन दोनों में फ़र्क करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बिल्स्टिन जो फ्लेम टेस्ट है बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सभी ऑर्गेनिक हैलाइड्स देंगे, तो ये भी देगा, ये भी देगा।
सोडियम फ्यूजन टेस्ट वो किसी भी ऑर्गेनिक टेस्ट कंपाउंड के लिए टेस्ट यूज़ होता है, तो ये दोनों ही इसको देंगे। फिलिंग टेस्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, शुगर्स के लिए होता है, ना ये देगा ना ये देगा, तो ये भी नहीं है। इथेनॉलिक सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट वो टेस्ट है जो कि इन दोनों के बीच में अंतर को बताएगा, क्योंकि यहाँ हम देखेंगे कि ये इसमें से अगर Br- निकल जाता है तो ये जो कार्बोकेटायन बनेगा इसमें बेंजीन रिंग को कोई क्षति नहीं पहुंची है, एरोमेटिसिटी बनी हुई है। प्लस क्योंकि ये इसके साथ दूसरी बात ये है कि क्योंकि संयुग्मन में द्विबंध है, इसीलिए इसके अंदर रेजोनेंस भी होगा, जिसकी वजह से ये प्लस चार्ज जो है वो इस रिंग में विस्थापित हो जाएगा। और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये जो कार्बोकेटायन बनेगा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। यहाँ अगर हम देखें इसके अंदर ये अगर ये Br निकल जाता है और अगर प्लस चार्ज यहाँ आता है तो जिसकी वजह से ये जो बेंजीन रिंग है उसकी एरोमेटिकता नष्ट होती है और वो रेजोनेंस स्टेबलाइज इतना ज़्यादा नहीं होगा। प्लस एक और मतलब इसके अलावा एक और चीज़ है कि ये SN1 रिएक्शन प्रदर्शित करेगा, ये SN1 रिएक्शन प्रदर्शित नहीं कर पाएगा, क्योंकि बनने वाला जो कार्बोकेटायन होगा वो स्थायी नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि बेल्स्टीन टेस्ट जो है दोनों के लिए है, सोडियम फ्यूजन टेस्ट इन दोनों के लिए है। इन दोनों को में अंतर केवल इथेनॉलिक सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट ही कर सकता है, जैसा कि हमने इससे पहले देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, करने से पहले याद कर लेते हैं कि ऑक्साइन जो कि 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, देखिए दिस इज़ क्विनोलिन और इसका 8वां पोजीशन ये है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 और फिर 9 और 10, तो 8वें पोजीशन पे ये 8वां पोजीशन है। 8वें पोजीशन पे OH है और इसको कहते हैं ऑक्साइन या 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, जो कि एक अच्छा चिलेटिंग एजेंट है और जिसकी वजह से मेटल आयंस कितने मेटल आयन है, मेटल आयन का जो एनालिसिस है या उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है कितनी मात्रा में है, मात्रात्मक विश्लेषण के लिए 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन या ऑक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन या ऑक्साइन के साथ, वो हैं ये एलिमेंट्स एल्युमिनियम, बोरोन, बेरिलियम, गैलियम इत्यादि इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। In ammonical buffer, oxine forms yellow precipitate with। अब इन्होंने पूछा है कि बफर सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें ऑक्साइन अगर हम यूज़ करते हैं तो इनमें से कौन सा जो एलिमेंट है वो मेटल है वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा। हमने अभी देखा कि मैग्नीशियम एक ऐसा है जो इसके साथ नहीं बनाता है, बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है। इसमें स्ट्रोंशियम माइनस है, इसमें स्ट्रोंशियम भी इस लिस्ट में आप या ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है सोडियम पेंटासायनो नाइट्रोसिल थायोल फेरेट। ये जो है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ सल्फाइड आयंस जो हैं वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। किस प्रकार से आप देखिए, a filter paper moistened with ammonical silver nitroprusside। सिल्वर नाइट्रोप्रोसाइड ये दरअसल ये सल्फाइड का टेस्ट है और एक फ़िल्टर पेपर लेते हैं और फ़िल्टर पेपर को एमोनिकल सिल्वर नाइट्रोप्रोसाइड के साथ सॉल्यूशन के साथ भिगो लेते हैं और अगर हम एल्कलीन सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन के कांटेक्ट में इस भीगे हुए फ़िल्टर पेपर को लाते हैं तो एक वायलेट कलर बनता है, बैंगनी रंग बनता है। बैंगनी रंग बनता है और वो जो रंग है देखिए यहाँ पर, वहाँ पर हम ये सल्फाइड आयंस है और ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है और उसके साथ जैसे ही सल्फर के कांटेक्ट में ये आता है तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल थायोल फेरेट, जिसकी वजह से एक बैंगनी रंग आता है जो सल्फाइड का टेस्ट करता है या सल्फाइड को कंफर्म करता है। तो इन्होंने पूछा कौन सा कॉम्प्लेक्स, द आंसर इज दिस इज़ द करेक्ट आंसर, जैसा कि हमने अभी देखा।
हेलोजन सल्फर नाइट्रोजन आर कोवेलेंटली बॉन्डेड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस बात को हमने पहले भी देखा था। लेसानिस टेस्ट या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में हम जो भी नाइट्रोजन या सल्फर ख़ास तौर से अगर कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं हो, कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं हो, तो वो टेस्ट नहीं देते हैं। मतलब नाइट्रोजन का टेस्ट नहीं देंगे, या फिर इसकी जगह अगर सल्फर है तो सल्फर का टेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि ये जो है सोडियम के साथ ये साइनाइड बनाते हैं नाइट्रोजन के वजह से, नाइट्रोजन होने की वजह से थायोसाइनाइड बनाते हैं सल्फर की वजह से। अब देखें कि द compounds those would not respond to the tests of both nitrogen and sulfur with sodium fusion extracts are। अब इन्होंने पूछा है कि ये चार हमें कंपाउंड्स दिए हैं, तो वो कंपाउंड ढूंढिए जो नॉट रिस्पॉन्ड टू द टेस्ट ऑफ बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर। ऐसा कौन से कंपाउंड्स हैं जो सोडियम के साथ अगर हम फ्यूज़ करें, पिघलवा दें और अनेक फॉर्म में चेंज करें सल्फर और नाइट्रोजन को, तो वो टेस्ट नहीं देंगे। हम अगर देखें तो इसके लिए कार्बन के साथ नाइट्रोजन का बॉन्डेड होना ज़रूरी है, और या कार्बन के साथ सल्फर का बॉन्डेड होना ज़रूरी है। जो कंपाउंड होंगे वो देंगे टेस्ट। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन जो है कोवलेंटली बॉन्डेड है, कार्बन के साथ नहीं है कोई भी। यहाँ देखें कार्बन नाइट्रोजन के साथ है, ये टेस्ट देगा। यहाँ कार्बन के साथ नाइट्रोजन है, कार्बन के साथ सल्फर है, यहाँ भी कार्बन के साथ सल्फर है, ये टेस्ट देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जो कार्बन और नाइट्रोजन में कोई बॉन्ड नहीं है यहाँ पर इस वाले कंपाउंड में, तो यहाँ सल्फर भी मतलब इसके अंदर नहीं है। तो उसका मतलब हमारा जो पूछा है इन्होंने कि कौन से टेस्ट को नहीं देंगे, टेस्ट नहीं देंगे ये क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं है, टेस्ट नहीं देगा ये क्योंकि इसमें कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं है, और इसमें कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है, कार्बन सल्फर बॉन्ड है। तो ये 2 और 4 जो है वो टेस्ट देंगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने नॉट पूछा है, नेगेटिव टेस्ट, इन दोनों का टेस्ट नहीं आएगा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1 और 3 जो टेस्ट नहीं देंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।